हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक मैं आपको यह बता रहा था पिछले वीडियो में आपको यह बताया कि कार्बन के ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स होने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। कार्बन के ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है उसका प्रॉपर्टीज। इसमें पहला है कटनेशन, जो मैं कटनेशन प्रॉपर्टीज डिस्कस किया था। वहां मैं बताया था कार्बन के पास कटनेशन हाईएस्ट क्यों होता है। हालांकि कार्बन के अलावा और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं जो कटनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट उनका कटनेशन लिमिटेड होता है। जैसे सल्फर है, फॉस्फोरस है, तो लिमिटेड मैनर में कटनेशन शो करता है। बट कार्बन के पास हाईएस्ट कटनेशन होता है और उस कटनेशन की वजह से कार्बन सबसे ज्यादा कंपाउंड प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है। अब अगला प्रॉपर्टी क्या है उसको देखो। ऐसा नहीं कि कार्बन के केवल कटनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ही कार्बन के कंपाउंड्स का नंबर ह्यूज होता है। कार्बन के और भी कई सारी प्रॉपर्टीज है जो इस ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिसमें दूसरा है टेट्रावैलेंसी। कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, मींस कार्बन शोज फोर वैलेंसी। कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। इस टेट्रावैलेंसी की वजह से भी कार्बन के कंपाउंड्स का नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई एटम एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा तो एक ही एटम से कनेक्ट होगा। कार्बन एक साथ 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसकी वजह से उसमें से एक भी बॉन्ड अगर चेंज हो जाएगा तो कंपाउंड बदल गया, जिसकी वजह से कंपाउंड का नंबर बहुत बढ़ जाता है। मींस टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, बट मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इज कैटनेशन। अब इस टेट्रावैलेंसी के बारे में थोड़ा मैं क्लियर कर दूं। कार्बन आपका यह हुआ, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो है। इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। 2s का इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और 2p के इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। कार्बन के ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब एक ग्राउंड स्टेट क्या होता है? तो ग्राउंड स्टेट होता यह है कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो अरेंजमेंट आप राइट करते हो वो आप रूल्स के अकॉर्डिंग, अबव प्रिंसिपल, होन्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेसिस पे किसी एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप राइट करते हो, दैट कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। वो हुआ ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। और किसी कोई एटम एनर्जी लेकर के किसी एक्सटर्नल सोर्स से अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लोअर एनर्जी लेवल से हायर में शिफ्ट कर देता है तो वह कहलाता है एक्साइटेड स्टेट। जैसे यहां पे देखो ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया कार्बन का। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? इन एक्साइटेड स्टेट में कार्बन अपने 2s के एक इलेक्ट्रॉन को 2p में शिफ्ट कर देता है। 2s के इलेक्ट्रॉन को 2p में शिफ्ट कर दिया, इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 हो गया। यहां पे 2 था और यहां पे 4 हो गया। और जब ग्राउंड स्टेट में कार्बन है तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स 2 है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल 2 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 का मतलब हुआ कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कार्बन 2 ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। लेकिन दुनिया में एक भी ऐसा कंपाउंड कार्बन का रिपोर्टेड नहीं है जहां पे कार्बन का वैलेंसी 2 हो। जैसे यहां मैं दिखाया हूं, कार्बन अगर डाई वैलेंसी शो करेगा तो CH2 फॉर्म करता है जो कि अनस्टेबल होता है। वह कंपाउंड दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मीनिंग हुआ कार्बन जितना भी कंपाउंड फॉर्म करता है सब टेट्रावैलेंट होता है। लेकिन टेट्रावैलेंसी शो करने के लिए तो उसको एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तभी कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। तो कार्बन के पास यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके टेट्रावैलेंट कंपाउंड मीथेन फॉर्म कर दिया। कार्बन के जितने भी टेट्रावैलेंट कंपाउंड होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। मींस प्रोसेस काफी एक्सोथर्मिक होता है। टेट्रावैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कार्बन का एक स्ट्रॉन्ग एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने का मीनिंग हुआ हीट एनर्जी रिलीज होता है। अब ये तो मैं क्लियर कर दिया आपको, लेकिन अब एक चीज मुझे बताना है कि कार्बन बिना एक्साइटेड स्टेट में गए टेट्रावैलेंसी शो नहीं कर सकता है, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एनर्जी चाहिए। इसका मीनिंग यह हुआ कि कार्बन कहीं भी टेट्रावैलेंसी अगर शो करेगा तो उसके लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा उसको।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। नेचर में कार्बन कंपाउंड फॉर्म करता है, कितना सारा कंपाउंड्स नेचर में फॉर्म करता है, सारे पेट्रोलियम तो कार्बनिक कंपाउंड्स हैं। हम लोग कहीं भी जाकर कार्बन एनर्जी देते नहीं है। कार्बन जो भी कंपाउंड फॉर्म करता है सेल्फ टेट्रावैलेंट फॉर्म करता है। ठीक कैसे होता है? मीन्स आपको बताने जा रहा हूं कि कार्बन को टेट्रावैलेंस शो करने के लिए क्या कोई एक्साइटेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कैसे होता है? तो देखो यहां पे कार्बन का कोई सिंपल है, 12 ग्राम भी कार्बन का लोगे तो उसमें कार्बन एटम का नंबर कितना होगा जी? 12 ग्राम कार्बन का मतलब हुआ 1 मोल कार्बन। 1 मोल कार्बन का मीनिंग हुआ 6.022 10⁻23 कार्बन एटम। तो 12 ग्राम कार्बन में भी बहुत सारा कार्बन एटम होगा। अब उसमें से एक कार्बन एटम को टेट्रावैलेंसी शो करने के लिए जो एक्साइटेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, मीन्स 1 कार्बन को एक्साइट होने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो वेरी स्मॉल होता है और वह एनर्जी नेचर के द्वारा प्रोवाइड हो जाता है, टेम्परेचर से थर्मल एनर्जी के तौर पे मिल जाता है। और उस एनर्जी को लेकर के हमारा 1 कार्बन एटम एक्साइट होकर के टेट्रावैलेंट कंपाउंड फॉर्म कर देता है। जब ये टेट्रावैलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है तो उस कंपाउंड के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग जो एनर्जी रिलीज होता है, इस एनर्जी से दूसरे एटम एक्साइट होते हैं सिंपल का। फिर वो सब जब टेट्रावैलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है तो उससे जो एनर्जी बाहर निकलता है वो तीसरे को एक्साइट करता है। मींस इस तरीका से कम्युलेटिव इफेक्ट होने लगता है। मींस एक कार्बन एक्साइट होकर के कंपाउंड फॉर्म किया, उससे जो एनर्जी रिलीज हुआ वो और रेस्ट को किया। वो लोग जब एक्साइट होकर के टेट्रावैलेंट कंपाउंड फॉर्म किया तो उससे जो एनर्जी रिलीज हुआ वो दूसरे को किया। इस तरीका से पूरा का पूरा जो सिंपल जितना भी आप अमाउंट कार्बन का लिए हो पूरा का पूरा कार्बन एक्साइट हो जाएगा और एक्साइट होकर के टेट्रावैलेंट कंपाउंड फॉर्म करेगा। इट मींस कार्बन इज सेल्फ एक्साइटेड। कार्बन सेल्फ एक्साइटेड रहता है, उसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाकर के टेट्रावैलेंट कंपाउंड फॉर्म कराने के लिए किसी एक्साइटेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है। मींस कार्बन इज सेल्फ एक्साइटेड। कार्बन इज सेल्फ एक्साइटेड। ओके, तो यह हुआ कार्बन का आपका सेकेंड प्रॉपर्टी। ये सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज ऑल्सो वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के लिए ये भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। अब इसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी हमारा होगा, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग। हेलो स्टूडेंट्स, तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है कार्बन का, जो कार्बन के कंपाउंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है उसका मल्टीपल बॉन्डिंग। कार्बन के पास कैपेबिलिटी होता है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने का। मींस कार्बन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स विथ कार्बन एंड अदर एटम्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। क्योंकि कार्बन दुनिया में कुछ कंपाउंड ऐसा फॉर्म करता है जहां पे ओनली सिंगल बॉन्ड रहता है, कुछ ऐसे फॉर्म करता है जहां पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों रहता है, कुछ ऐसा फॉर्म करता है जहां पे ट्रिपल बॉन्ड रहता है, कुछ ऐसा फॉर्म करता है जिसमें कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहता है, कुछ ऐसा जहां पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, कुछ ऐसे जहां पे कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीका से करके मल्टीपल बॉन्डिंग कैपेबिलिटी होने की वजह से भी कार्बन के कंपाउंड्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मोस्ट रिस्पॉन्सिबल कौन है? कैटेनेशन। मीन्स कार्बन के कंपाउंड्स का नंबर ह्यूज होने के पीछे मोस्ट रिस्पॉन्सिबल है कैटेनेशन, और मल्टीपल बॉन्डिंग भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कैटेनेशन प्रॉपर्टी है। अब देख लो, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और इस तरीका से वेराइटी ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। अब पॉइंट ये है कि कार्बन के पास से मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने का कैपेबिलिटी कहां से आता है? तो उसके पीछे रीजन ये है कि आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे। कार्बन के पास 2p ऑर्बिटल होता है, इसकी वजह से कार्बन अपने 2p ऑर्बिटल से दूसरे कार्बन के 2p ऑर्बिटल से साइडवेज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। कार्बन अपने 2p ऑर्बिटल से ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। कार्बन अपने 2p ऑर्बिटल से नाइट्रोजन के 2p ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। यह पाई बॉन्ड फॉर्म करने का कैपेबिलिटी कार्बन के पास इसलिए है क्योंकि इसके पास 2p ऑर्बिटल है। क्योंकि 2p ऑर्बिटल का जो साइज होता है वो सफिशिएंट होता है
साइडवेज ओवरलैपिंग के लिए। अगर 2p से बड़ा p ऑर्बिटल होगा, अगर 3p की बात करोगे तो 3p का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से 3p बहुत इफेक्टिव पाई परफॉर्म नहीं कर पाता है। 4p तो एकदम ही नहीं कर पाता है, लेकिन 2p ऑर्बिटल का साइज इस तरह का रहता है कि वो साइडवेज ओवरलैपिंग कर सकता है। दैट्स वाई carbon has very high capability to form pi bond with neighboring atom and atom present in surrounding in a compound। मीन्स कार्बन के पास ये कैपेबिलिटी है, जिसकी वजह से कंपाउंड्स का नंबर बहुत बढ़ जाता है। तो इस तरीका से मैं आपको ये तीनों प्रॉपर्टी कार्बन का बता दिया, जो कार्बन के ह्यूज नंबर होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। अब हम लोग ये समझ गए कार्बन के कंपाउंड्स का नंबर इतना ज़्यादा क्यों होता है। तो अगला पॉइंट हमारा टॉपिक है कि कार्बन के कंपाउंड्स क्या होता है। तो अब हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं, कार्बन के कंपाउंड्स क्या होता है उसको पढ़ने जा रहे हैं। और कार्बन केमिस्ट्री का मॉडर्न डेफिनेशन भी हम लोग पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। अब मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बन क्या है, कार्बन केमिस्ट्री क्या है। कार्बन केमिस्ट्री का मॉडर्न डेफिनेशन अब यह है कि इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री where we study hydrocarbons and their derivatives। मीन्स कार्बन केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जहां पे हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का स्टडी करते हैं और उसका डेरिवेटिव्स का करते हैं। अब पॉइंट है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन का एक बाइनरी कंपाउंड है, जैसे एग्जांपल अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, और भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है, बट मोस्ट कॉमन है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन आपका हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल। अब बाइनरी का मतलब ये नहीं होता है कि दो ही एटम होगा कंपाउंड में। बाइनरी का मतलब होता है कि दो ही तरह का एटम होगा कंपाउंड में। जैसे तुम्हारा यह अल्केन है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। इसमें इसके सभी अल्केन में दो ही एटम नहीं होगा, दो एटम नहीं होगा, दो तरह का एटम है, मीन्स एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है। इसलिए दुनिया को ऑल कंपाउंड जिसमें दो तरह का ही एटम रहता है उसको हम लोग बाइनरी कंपाउंड्स बोलते हैं। तो हमारा हाइड्रोकार्बन बाइनरी कंपाउंड हुआ किसका, कार्बन का। कार्बन हाइड्रोजन का बाइनरी कंपाउंड हुआ। तो पूरे केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या तो हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, नहीं तो उसके डेरिवेटिव्स को पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग किसको, हाइड्रोकार्बन का पढ़ना शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है। हम लोग हाइड्रोकार्बन का टाइप पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट टाइप आप तभी समझ सकते हो जो पूरा केमिस्ट्री को अच्छे समझो, कम से कम नोमेनक्लेचर पढ़ लो उसके बाद। लेकिन अभी मैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में ही बता रहा हूं, क्योंकि ये चीजें आप 10th क्लास में ही पढ़ते हो। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का 3 टाइप है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन में कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है, सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड का मीनिंग है सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। यह अल्कीन के पास एक डबल बॉन्ड होता है, मीन्स एक पाई बॉन्ड रहता है। अल्काइन के पास एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, मीन्स 2 पाई बॉन्ड होता है। तो ये हमारा हुआ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का डिवीजन, जो ओपन हाइड्रोकार्बन के टाइप है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के टाइप है। अब इसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में हम लोग अल्केन को बोलते हैं पैराफिन्स भी। पैरा का मतलब होता है हाफ, आधा, एफिन्स मीन्स एफिनिटी। पैरा का मीन्स हाफ, एफिन्स मीन्स एफिनिटी। मीन्स अल्केन का जो एफिनिटी होता है, जो रिएक्टिविटी होता है, वो दूसरे हाइड्रोकार्बन के रिस्पेक्ट में हाफ होता है, मीन्स से बहुत कम रिएक्टिव होता है। हमारा अल्केन लेस रिएक्टिव होता है। अल्केन के लेस रिएक्टिव होने के पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो पीछे रिस्पॉन्सिबल है इसके सारे बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड होना, सिग्मा बॉन्ड होना। सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। अल्केन के पास आइदर कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, नहीं तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। दोनों ही बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से हमारा अल्केन दूसरे से रिएक्टिविटी बहुत कम शो करता है। यही वजह भी है कि हम लोग दुनिया के मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स सोडियम, पोटासियम को हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं जी, केरोसिन ऑयल में, हाइड्रोकार्बन के अंदर करते हैं, क्योंकि इनका रिएक्टिविटी बहुत कम होता है। अब आइए, अल्कीन को हम लोग ओलिफिन बोलते हैं। ओलिफिन का मतलब होता है ऑयल, जो मैं हमारा मेन पेट्रोलियम है जिसमें पेट्रोल है, इसको गैसोलीन बोलते हैं। गैसोलीन में मेजर रहता है हमारा अल्कीन ही, इसलिए इसको ऑयल कहा जाता है और ओलिफिन कहा जाता है। तीसरा है अल्काइन।
अल्काइन को जनरल नेम एसिटिलीन भी कहा जाता है। हालांकि इस कंपाउंड का, इथाइन का कॉमन नेम एसिटिलीन है, लेकिन एसिटिलीन सबको भी कहा जाता है, पूरे फैमिली को हम लोग एसिटिलीन भी बोलते हैं। अब होता क्या है कि अल्कीन और अल्काइन के पास पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से वीकर होता है, इसलिए पाई बॉन्ड होने की वजह से इनके पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इनमें हाइड्रोजन का एडिशन हो सकता है, जैसे अल्कीन है। आगे मैं पढ़ाऊंगा कि हाइड्रोजन को जब लाओगे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों कार्बन में 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, मीन्स ये फॉर्म हो जाएगा HCH, ये फॉर्म हो जाएगा। मीन्स आप अल्कीन में हाइड्रोजन का एडिशन कर सकते हो क्योंकि पाई बॉन्ड है, अल्काइन के पास भी पाई बॉन्ड है, इसमें भी हाइड्रोजन का एडिशन कर सकते हो। तो जिस हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का एडिशन हो सकता है वो सब हाइड्रोकार्बन क्या है, अनसैचुरेट है, इसलिए इन दोनों को बोलते हैं हम लोग अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन। लेकिन अल्केन को बोलते हैं सैचुरेट हाइड्रोकार्बन, क्योंकि अल्केन में फर्दर आप हाइड्रोजन का एडिशन नहीं कर सकते हो बिकॉज अल्केन हैज नो पाई बॉन्ड्स, बट यू कैन ऐड हाइड्रोजन और अदर स्पेसीज टू अल्कीन एंड अल्काइन बिकॉज दे हैव पाई बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन, और इनको बोलते हैं हम लोग सैचुरेट हाइड्रोकार्बन। अब ये हमारा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का डिवीजन हुआ। अब ये क्लियर हो गया कि इसमें सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे जी, सबसे पहले अल्केन का स्टडी करेंगे, फिर अल्कीन और अल्काइन का। मीन्स अब हम लोग सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का स्टडी करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे कार्बन के कंपाउंड का सबसे पहला कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है, उसके बाद उसके डेरिवेटिव्स हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का स्टडी करेंगे, मीन्स अल्केन का, और उस स्टडी में भी सबसे पहले किसी करेंगे नोमेनक्लेचर का, नेम का। जब तक किसी का नाम नहीं जानोगे तब तक उसे काम को कैसे जान सकते हो। किसी से मान लो अगर आप परिचय करते हो तो सबसे पहले क्या जानना चाहते हो, नाम। जब नाम क्लियर हो गया तो आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अल्केन का नोमेनक्लेचर, अल्केन का नेम कैसे राइट करते हैं, उसका नेम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं नेम। तो अल्केन का नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले अल्केन के बारे में जानते हैं कि अल्केन किस तरह से हो सकता है, क्या हो सकता है। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला हमारा यह है CnH2n+2, जहां पे n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन्स को, हियर n नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो उसके अकॉर्डिंग n का वैल्यू 1 रखोगे तो CH4 हो जाएगा, CH4 को मिथेन बोलते हैं। n का वैल्यू 2 रखोगे तो C2H6 हो जाएगा, इथेन बोलते हैं। n का वैल्यू 3 रखोगे तो प्रोपेन, N4 ब्यूटेन, N5 पेंटेन, N6 हेक्सेन, N7 हेप्टेन, N8 ऑक्टेन, N9 नोनेन। 10 कार्बन का अल्केन होगा तो डेकेन, 11 कार्बन का अल्केन होगा तो अनडेकेन, 12 कार्बन का अल्केन होगा तो डूडेकेन, 13 कार्बन का अल्केन होगा तो ट्राइडेकेन। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अब ट्राई के बाद जैसे मान लो 14 कार्बन का अल्केन है तो टेट्राडेकेन, 15 कार्बन अल्केन है तो पेंटाडेकेन, 16 कार्बन का अल्केन है तो हेक्साडेकेन, मींस ट्रेंड पे चल देगा। 17 कार्बन का अल्केन है तो हेप्टाडेकेन, 18 कार्बन का अल्केन है तो ऑक्टाडेकेन, 19 कार्बन का अल्केन है तो नोनाडेकेन। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही 20 आया फिर ट्रैक बदलेगा। जब n इक्वल 20 होगा तो इसको बोलेंगे इक्वेशन, आई क्वेश्चन। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, आई को हटा देते हैं, ओनली क्वेश्चन भी लिखते हैं, लेकिन आई क्वेश्चन करेक्ट है। तो n जब 20 होगा तो आई क्वेश्चन, n21 होगा तो हेन आई क्वेश्चन। इसको जैसे 11 पे अनडेकेन बोलते थे, यहां भी बोलेंगे अन आई क्वेश्चन, अन आई क्वेश्चन। और इसका एक दूसरा नेम है हेन भी, हेन आई क्वेश्चन। वो हेन मुर्गी वाला नहीं, लेकिन स्पेलिंग वही है। हेन आई क्वेश्चन भी बोल सकते हो, अन आई क्वेश्चन भी बोल सकते हो। N22 तो अब ट्रैक पकड़ लेगा, वही जो ट्रैक पहले था। N22 तो डू आई क्वेश्चन, N23 ट्राई आई क्वेश्चन, N24 टेट्रा आई क्वेश्चन, एंड इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते जब n आपका हो जाएगा 30
तो इसको बोलेंगे ट्राई कॉन्टेन, ट्राई ए कॉन्टेन। फिर इस तरह से 31 तो अन ट्राई ए कंटेन, 32 तो डू डाई ट्राई ए कंटेन, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो अब हम लोग 40 करते हैं। 40 को बोलेंगे टेट्रा ए कॉन्टेन, टेट्रा ए कॉन्टेन। फिर 40 के बाद 41 होगा तो अन टेट्रा ए कॉन्टेन। 42 तो डाई टेट्रा मतलब 42 तो डू टेट्रा ए कॉन्टेन। 43 ट्राई टेट्रा ए कॉन्टेन। 44 तो टेट्रा टेट्रा ए कॉन्टेन मीन्स उसी ट्रैक पे जो ट्रैक चलते आ रहा है वैसे होगा। फिर एन अगर आपका 50 हो गया तो बोलेंगे पेंटा ए कॉन्टेन। 51 एन अगर 51 हो गया तो बोलेंगे अन पेंटा ए कॉन्टेन। एन 52 हो गया तो बोलेंगे डू पेंटा ए कॉन्टेन। इस तरीका से आगे बढ़ता जाएगा। एन 60 तो बोलेंगे हेक्सा ए कॉन्टेन। एन 70 हेप्टा ए कॉन्टेन। एन 80 ऑक्टा ए कॉन्टेन। एन 90 नोना ए कॉन्टेन। एन 100 तो नेम हुआ हेक्टेन। अब इसके आगे नहीं पूछना है। इस तरीका से आप अल्केन का नोमेनक्लेचर कर सकते हो। लेकिन माइंड इट, ये नेम अल्केन का तभी अप्लीकेबल है जब अल्केन का ऑल कार्बन एक ही चेन में है। अगर अल्केन के अंदर ब्रांच आ जाएगा तब आपको दुनिया को बताना होगा कि ये ब्रांच कहां पे प्रेजेंट है। इसलिए ब्रांच्ड अल्केन के नोमेनक्लेचर को कैसे पढ़ते हैं, कैसे करते हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक मैं आपको यह बताया कि अल्केन का कार्बन का नंबर अगर आपको पता हो तो आप डायरेक्टली उसका नेम बता सकते हो, लेकिन वह नेम उसी अल्केन के लिए करेक्ट होगा जिसका ऑल कार्बन एक ही चेन में हो, कहीं कोई ब्रांच ना हो। ओके, देखो जी, मैं अरविंद ठाकुर आप सबको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल से फ्री। वैसे मैं अचीवर क्लासेस कोचिंग का डायरेक्टर हूँ और यह कोचिंग हजारीबाग में 2007 से ही चल रहा है। और उस समय से लेकर आज तक कितने सारे स्टूडेंट्स को हम लोग नीट क्रैक करवाए हैं, डॉक्टर बना दिए, कितने स्टूडेंट्स को IITian बना दिए, वहाँ से निकल के फॉरेन से लेकर के इंडिया तक में बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, कितने NIT में गए, कितने स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, कितने स्टूडेंट हम लोग के जो प्राइवेट कॉलेजेस में भी गए वहाँ भी वो टॉप किए और बहुत अच्छे अच्छे जगह पे हैं। तो हम लोग का एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हजारीबाग में भी, झारखंड के हजारीबाग में भी। लेकिन उससे पहले मैं कोटा में था, उससे पहले दिल्ली में था। दिल्ली और कोटा के बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने के बाद मैं हजारीबाग में आकर खोला कोचिंग है अचीवर क्लासेस, मैं और हमारे दोस्त। लेकिन अब जो चीज़ें बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आ गए हैं और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको मैं पढ़ाता हूँ। आप सबको अगर मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है और आपको अच्छी केमिस्ट्री पढ़नी है तो पक्का मेरे साथ जरूर रहिए और आप इंजॉय कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए होंगे तो, और दूसरे को इसके बारे में बताइए, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज्ड है। बहुत सारे चैनल पे ये है वो होते रहता है, आलतू फालतू आए बाएं कुछ स्टाइल करके कर देता है सब, लेकिन फैक्ट उसको नहीं समझ में आता है। उसका प्रॉपर 1 दिन 2 दिन तो उसको अच्छा लगता है, बट पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट उसे क्लियर नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। और आपको कोई प्रॉब्लम अगर होता है तो आप हमको मैसेज कर सकते हो, आप हमको फ़ोन भी कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9955455935 पे। अगर आपको ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। सारे नोट्स तो यहाँ लिखाना पॉसिबल नहीं है, मैं वीडियो में सब कुछ तो लिखा नहीं सकता हूँ, आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन अगर आप नोट्स चाहते हो उसका PDF मेरे पास है, आप मुझसे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप से मेरे PDF आप ले सकते हो। मैं टेलीग्राम पे भी हूँ और वहाँ से भी हम अपने ग्रुप में
सब कुछ लोड करने वाले हैं, वहाँ से भी आप हमको फॉलो कर सकते हो और आप अच्छी केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग, मेडिकल किसी का प्रिपरेशन कर रहे हो, या 11th 12th के स्टूडेंट्स हो, या 10th के भी हो, तो 10th से ही अगर कोई मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हैं तो मेरे अकॉर्डिंग उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ट्रैक को फॉलो करना चाहिए। इसको सेक्शन को आप पढ़ सकते हो और आप अपने पूरे 10th के दरमियान ही अपने लेवल को इतना अच्छा कर लोगे कि आपका जो NTSC एग्जाम है या KVPY है उसमें आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि देखो जी, 10th क्लास के सिलेबस को पढ़ करके कोई बच्चा कभी भी KVPY नहीं कर सकता है और कभी भी NTSC नहीं कर सकता है। इसलिए NTSC में को जो सिलेबस रहता है वो 10th के साथ साथ 11th और 12th का भी कुछ कुछ चीज़ें रहता है। तो 10th के स्टूडेंट्स भी अगर जो पैशनेट है, जिनको आगे IIT मेडिकल करना है, उनको तो शुरू पहले से ही करना चाहिए। तो भी मेरे इस चैनल से मेरे वीडियो को देख करके समझ सकता है, उसका बेनिफिट ले सकता है। लेकिन बेसिकली मैं 11th 12th के स्टूडेंट्स को ही पढ़ाता हूँ, और 11th 12th और जो IIT और मेडिकल का प्रिपरेशन करते हैं बेसिकली उन लोग के लिए। तो आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।